अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि आवाज़ की रिफ्लेक्शन कैसे होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो जब किसी चीज़ के साथ टकराती है तो टकरा के कैसे वापस लौटती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जी रिफ्लेक्शन की। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, कि जब आवाज़ किसी भी सतह पे पड़ती है, किसी भी मीडियम की सतह पे जाके गिरती है तो क्या होता है, इट बाउंस बैक, ये वापस मुड़ जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के अंदर ये वापस लौट जाती है। ठीक है जी, जैसे लेट कर लेते हैं कि आपके पास कोई से दो मीडिया हैं, फ़र्ज़ करें ये दो मीडियम हैं जी। ठीक है, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है, और ये इन दोनों मीडिया के दरमियान बाउंड्री है। यहाँ पे वो कह रहा है दिस फेनोमेना इज़ कॉल्ड इको रिफ्लेक्शन। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जब आवाज़ एक मीडियम से आ रही होती और दूसरे मीडियम के साथ टकराती है आवाज़ की वेव, तो टकराने के बाद यही वेव जो है ये पहले मीडियम के अंदर वापस लौट जाती है। पहले मीडियम के अंदर क्या होगा, ये वापस चली जाएगी, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, ये और भी वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव भी हो सकती है। ठीक है, आप मैकेनिकल वेव की भी रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो साउंड बेसिकली मैकेनिकल वेव ही है, तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे वेव आ रही होती है, बाउंड्री के साथ टकराती है। ये फर्स्ट मीडियम है, इसको आप सेकंड मीडियम कह लें। ठीक है, पहले मीडियम के अंदर जब कोई वेव आ रही होती है तो वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ टकराने के बाद पहले मीडियम के अंदर वापस लौट जाती है। इस प्रोसीजर को जो है वो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि जब हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सतह के करीब जो है जाके ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या फिर ताली बजाते हैं तो क्या होता है। अच्छा, वो सरफेस के बारे में बता रहा है, सच एज टाल बिल्डिंग आर ए माउंटेन, यानी कि कोई बड़ी बिल्डिंग है या कोई पहाड़ है उसके करीब आप खड़े हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ताली बजाते हैं या फिर ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो क्या होता है, वी हेयर द सेम साउंड अगेन ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद हमें दोबारा वही आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। एक बड़ा सारा ग्राउंड हो और ग्राउंड के तमाम अतराफ में दीवारें हों, तो जब आप ग्राउंड में के दरमियान में जाके ऊंची आवाज़ से बोलते हैं तो आपको पहले आवाज़ आपकी सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं गूंज। ठीक है, तो वो बेसिकली क्यों होता है कि जब आवाज़ आपकी ज़बान से निकलती है तो फ़ौरन आपके कानों तक पहुंचती है और कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे फैल जाता है। ठीक है, ये जो फ़ौरन आपके कानों तक पहुंचेगी इसको आप सुन सकते हैं फ़ौरन। ठीक है, जो बकिया आवाज़ होती है वो ऐसे फैल जाती है, और वो जो ग्राउंड है उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों के साथ ये आवाज़ टकराती है, टकराने के बाद दोबारा आती है और दोबारा कानों में पड़ती है, हमें दोबारा आवाज़ सुनाई देती है। तो बेसिकली क्या होता है कि पहले हमें आवाज़ सुनाई देती है जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हमारी आवाज़ जो कि टकरा के दीवारों के साथ या माउंटेन के साथ, कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके साथ टकरा के जब आवाज़ दोबारा वापस हम तक पहुंचती है तो फिर हम इसको दोबारा सुन सकते हैं, तो इसको हम इको बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट काज दिस, किसकी वजह क्या है, द साउंड विच वी हेयर इज़ कॉल्ड एन इको, कि जो दोबारा हम आवाज़ सुनते हैं ना, एक तो पहले हमने सुन ली, दोबारा वो टकरा के जब वापस आएगी हमारे कानों तक, उस आवाज़ को हम इको बोलते हैं। एंड इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। और ये किस वजह से होती है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है, यानी कि आवाज़ उन रुकावटों के साथ, उन बाउंड्री के साथ जाके टकराती है, टकराने के बाद दोबारा वापस आती है। उसके बाद डेफिनेशन जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, कि जब आवाज़ किसी मीडियम की सतह के साथ टकराती है, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम आवाज़ की इको या फिर आवाज़ की रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें उसने लिखी हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। वो ये कह रहा है कि सुनने का जो एहसास है ना, सुनने का एहसास वो हमारे कानों में तकरीबन 0.1 सेकंड तक रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी है
और एमसीक्यू के तौर पे ये आ सकता है कि हमारे कानों में आवाज़ का जो एहसास है, सुनने का एहसास है, वो कब तक रहता है? आप कहेंगे 0.1 सेकंड तक। टू हेयर ए क्लियर इको, कि अगर आप एक वाज़े इको सुनना चाहते हैं, द टाइम ट्रेवल बिटवीन आर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड, कि अगर आप इको सुनना चाहते हैं अपनी आवाज़ की, तो आपकी आवाज़ के दरमियान जो फ़र्क होना चाहिए वो 0.1 सेकंड जो है वो कम से कम इतना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। यानी कि जब हम बोलते हैं ना, तो एक तो हमें फ़ौरन आवाज़ जो है वो कानों तक पहुंचती है, वो फ़ौरन सुनाई देती है, तो दूसरी आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए 0.1 सेकंड के बाद। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड है, ये है जो रुकावट, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है सुनने वाला, ठीक है, अलर्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़ जहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। हम किसी इंसान को कंसिडर कर लेते हैं कि वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको जैसे ही शोर से आवाज़ निकलेगी, ये बूफर वगैरह कह रहे हैं या कोई भी चीज़ जो जिससे आवाज़ निकल रही होती है, इससे क्या होता है कि कुछ आवाज़ तो इसके कानों में अभी तक पड़ जाती है फ़ौरन, यानी कि जैसे ही वो बोलता है फ़ौरन जो है ये आवाज़ इसके कान में पड़ जाती है। लेकिन बाकी आवाज़ क्या होती है, वो ऐसे मूव करती है और इस दीवार के साथ टकराती है, टकराने के बाद दोबारा वापस लौटती है। तो इस आवाज़ के सुनने में और ये जो दोबारा सफ़र करके आई है, इनके दरमियान फ़र्क जो है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। यानी कि पहले ये आवाज़ सुनी जाए और उसके बाद वेट किया जाए, कितना? 0.1 सेकंड। उसके बाद फिर जब आवाज़ कानों में पड़ेगी तो हमें इको का एहसास होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम बोलते हैं और दूसरी आवाज़ भी हमें फ़ौरन ही सुनाई दे दे, यानी कि 0.1 सेकंड से पहले सुनाई दे दे, तो फिर हमें इको का एहसास नहीं होगा, फिर हमें इको जो है वो महसूस ही नहीं होगी। टू हेयर ए क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन आर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, कि टाइम जो है वो हमारी आवाज़ और जो रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ आई है उसके दरमियान फ़र्क होना चाहिए, कितना? कम से कम जो है वो 0.1 सेकंड। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ वी कंसाइडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकंड, कि अगर मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि आवाज़ की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है एट ए नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हवा का, वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकंड, तो हम 0.1 सेकंड के बाद इको सुन सकते हैं। यानी कि टाइम कितना है? 0.1 सेकंड, और जो आवाज़ की स्पीड है वो कितनी है जी? 340 मीटर पर सेकंड। अगर आप इको सुनना चाहते हैं तो कितना दूर आपसे जो है कोई भी रुकावट या कोई भी मीडियम होना चाहिए जिससे ये आवाज़ टकराती है। यानी कि यूँ कह लें कि इस सोर्स और इस चट्टान के दरमियान फासला कितना होना चाहिए हमने मालूम करना है। ठीक है। अच्छा देखो, आवाज़ को यहाँ से लेके इधर जब आवाज़ निकलती है ना, ऐसे जाती है, टकराने के बाद दोबारा वापस आती है, तो इसकी स्पीड होती है 340। ठीक है। और ये टाइम कितना लेती है? 0.1 सेकंड। ठीक है। तो इसका तय करदा फासला हम मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके इधर तक जाने में ये टोटल फासला तय करने में टाइम 0.1 सेकंड लग रहा है। ठीक है। और स्पीड जो है वो 340 है, तो ये वाला टोटल फासला हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, S = V ज़रब T, वही फार्मूला जो आपने 9th के अंदर पढ़ा था, V = S/T था, तो S बराबर होगा V ज़रब T। तो V हमारे पास है जी 340 और टाइम हमारे पास है 0.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 34 मीटर। यानी कि आवाज़ को 34 मीटर का फासला तय करना चाहिए अगर हम इको सुनना चाहते हैं। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 34 मीटर है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? हाफ होगा ना भाई। इधर से लेके दोबारा वापस जाने में टोटल 34 मीटर होना चाहिए, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? वो 17 मीटर होगा। यानी कि अगर हम अपनी आवाज़ की इको सुनना चाहते हैं तो जो रुकावट है वो हमसे 17 मीटर के फासले पे पड़ी हो। अगर वो 17 मीटर के फासले पे पड़ी होगी तो फिर हम इको सुन सकते हैं। अगर ये फासला कम होगा तो हम इको नहीं सुन सकते। अगर फासला ज़्यादा होगा तो भी हम इको सुन सकते हैं। कम से कम कितना फासला होना चाहिए? 17 मीटर का होना चाहिए। 17 मीटर से कम हुआ तो फिर हमें आवाज़ की इको जो है वो सुनाई नहीं देगी। ये फासला 17 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे भी उसने यही कैलकुलेशन की है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट
of generation to the reflecting surface and back should be at least 340 multiply 0.1 सेकंड इज इक्वल टू 34 मीटर। यही वाली कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। उसके बाद है जी 10 फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, कि अगर आप वाज़े इको सुनना चाहते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, कि जो आवाज़ का ज़रिया है उससे ऑब्स्टेकल का कितना फासला होना चाहिए। ऑब्स्टेकल बोलते हैं रुकावट को, या किसी भी जो यूं कह लें कि रिफ्लेक्टिंग सतह जो हम रखेंगे रुकावट ही होगी बेसिकली। तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। तो रुकावट हमसे कितनी दूर पड़ी हो, तकरीबन मिनिमम वो कह रहा है मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि जो 34 मीटर है ना उसका ये हाफ होने चाहिए, और वो कितना है जी 17 मीटर है। इकोज में भी हेड कि इको जो है वो सुनी जा सकती है मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, कि आप इको को एक से ज़्यादा मरतबा सुन सकते हैं। मतलब जैसे आप किसी को आवाज़ लगाते हैं हेलो, तो हेलो एक दफ़ा आपने सुन लिया, दोबारा कुछ हिस्सा आपका आवाज़ का आगे जाएगा, चट्टान के साथ टकराएगा, टकराने के बाद दोबारा वापस आएगा, फिर आप सुनेंगे हेलो, ठीक है। और हो सकता है कि ये आवाज़ आगे गुजर जाएगी और पीछे एक चट्टान होगी, जब वो उसके साथ टकरा के तीसरी दफ़ा वापस कान तक पहुंचेगी, फिर भी आपको जो है वो हेलो की आवाज़ सुनाई देगी। तो मतलब आप अगर ग्राउंड के अंदर जाके एक दफ़ा ज़ोर से जो है कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है, तो वो लफ्ज़ बार बार आपके कानों में सुनाई देगा। मतलब इस साइड पे जाके टकराएगा, इस साइड पे, तो वो सारी रिफ्लेक्शन दोबारा कानों तक आएगी, और इस तरह हमें बहुत सारी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, और बहुत सारी इको हम सुन सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। कल वाला टॉपिक बहुत अहम होगा, स्पीड ऑफ साउंड हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।